सभी को नमस्कार। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत। सभी को नमस्कार। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम बी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल के 2020 का जो पेपर था उसको सोल्व कर चुके हैं, जिसमें ए पार्ट अभी हमने देखा है। उसके बाद बी पार्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे बीए पार्ट फर्स्ट की 2019 का जो पेपर है, जिसका भाग ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। उन 10 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये संसाधन और पर्यावरण भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है। इसके अलावा ये एमए प्रीवियस के अंदर पर्यावरण भूगोल में करते हैं। इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे अम्लीय वर्षा कौन से यानी किन गैसों के समेकन से प्रमुख रूप से होती है। तो चलो अब अध्ययन करते हैं। तो संसाधन खोते नहीं बनते हैं, ये कथन है जिमरमैन मोदे का। किसका कथन है ये? जिमरमैन मोदे ने मुख्य रूप से क्या बताया कि संसाधन होते नहीं, हमारी प्रकृति में अमूल्य प्राकृतिक यानी खनिज विभिन्न प्रकार की यानी संसाधन है, लेकिन वो संसाधन कब बनते हैं? जब मनुष्य अपने विवेक, कौशल, तकनीक के द्वारा उनकी उपयोगिता बढ़ाता है, उनके गुण में यानी वृद्धि करता है और एक सकारात्मक दिशा में यदि उसका उपयोग करता है तो वो है संसाधन। इसलिए मनुष्य स्वयं संसाधन है, संसाधनों का सर्जन करता भी है, उसका निर्माण भी करता है। इसलिए मनुष्य का तकनीकी दृष्टि से समृद्ध होना, शिक्षित होना, प्रशिक्षित होना, ताकि हम हमारे जो ये प्राकृतिक अमूल्य संपदाएं हैं, इन संपदाओं का देश हित, राष्ट्र हित में हम इसका चयनात्मक उपयोग करते हुए नए नए संसाधनों का हम खोज सकें। जैसे वर्तमान में देखें, जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम, डीजल, ये समाप्य श्रेणी का संसाधन है। इसका हमें चयनात्मक उपयोग करना होगा। इसके अलावा हमें सौर ऊर्जा है, चालित जो प्लेटें हैं या इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसका सर्जन करना होगा, ताकि ये संसाधन पर दबाव भी नहीं पड़े और जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है उसमें नई नई तकनीक, नई नई यानी इन्वेशन होने चाहिए। इसलिए मनुष्य संसाधनों का सर्जन करता भी है और उसका उपभोग करता भी है। तो मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। यदि वो उस देश के, उस राष्ट्र के, उस राज्य के जनसंख्या यानी संसाधनों के अनुपात में अनुकूल है, यदि वो वहां की शिक्षा, तकनीक की दृष्टि से समृद्ध है, तो वो संसाधन है। तो बेसिकली संसाधन 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो हमें क्या करना है कि प्रकृति में अनेक प्रकार के क्या है संसाधन है, और संसाधन यानी तब बनते हैं जब मनुष्य उनका अपने विवेक, तकनीकी कौशल के माध्यम से उसका यदि उपयोग करता है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है, तो वो एक संसाधन है। तो संसाधन का विकास मानवीय संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। इसलिए मनुष्य स्वयं एक संसाधन है और उपभोक्ता भी है और सर्जन करता भी प्रमुख रूप से क्या है माना जाता है। तो ये कथन किसका है? जिमरमैन मोदे का है, जिसमें मनुष्य अपने तकनीकी विवेक, कौशल के माध्यम से जो हमारे पृथ्वी के अंदर विभिन्न, जैसे हमारे बाड़मेर क्षेत्र के अंदर, जैसे पश्चिमी राजस्थान में क्रूड ऑयल था, जब तक वो भूमि में था वो संसाधन ही था, लेकिन अब यानी मंगला के अंदर 2009 के अंदर तेल को निकालकर गुजरात की जामनगर रिफाइनरी में ले जाया गया, तो उसका उपभोग हुआ, संसाधन हो गया। इसी प्रकार यानी अफ्रीका के अंदर किमरले की खाने, वहां उनका उपभोग हो रहा है, यदि वो नीचे हीरा का उपयोग हुआ वो संसाधन बन गया। तो इसलिए सौर ऊर्जा 20-30 साल पहले उपभोग नहीं होता था, संसाधन नहीं थी। मनुष्य ने अपनी तकनीकी कौशल, विवेक के माध्यम से उसको संसाधन बनाया है। तो इसके अंदर हो जाता है संसाधन होते नहीं बनते हैं। दूसरा आता है अधात्विक खनिज पदार्थ कौन से होते हैं? सीधी सी बात है, जिन खनिज संसाधनों में धात्विक खनिज
नहीं पाए जाते तो वो खनिज संसाधन बेसिकली क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और अधात्विक खनिज है बेसिकली यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। इसको जैसे हमें धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाए जा सकते हैं, चादर बनाए जा सकती है, फैलाया जा सकता है। अधात्विक खनिजों में ये क्षण भंगुरता का गुण पाया जाता है और विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, अब्रक, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, या कई प्रकार के यानी अधात्विक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और राजस्थान में तो अधिकांश अधात्विक खनिज ही संसाधन प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो अधात्विक खनिज पदार्थ जिन खनिजों में धातु का अंश नहीं होता है वे बेसिकली अधात्विक खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्षण भंगुरता का गुण पाया जाता है और विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे चूना पत्थर है, अब्रक है, ग्रेनाइट है, संगमरमर जैसे कई खनिज है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलते हैं। तो दूसरा हमने प्रश्न कर लिया अधात्विक किसे कहेंगे, जिन खनिज संसाधनों में धातु का अंश पाया जाता है धात्विक खनिज पदार्थ है। धात्विक खनिज पदार्थों को दो श्रेणी में बांटते हैं, एलोधात्विक खनिज जैसे हमारे बहुमूल्य खनिज है, चांदी है, सोना है, ये जो यानी एलो श्रेणी के अंदर आते हैं। लो श्रेणी के अंदर जैसे लोएस है, मैग्नीज है, ये लो धात्विक खनिज के अंदर आते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे है धात्विक खनिज 2019 में पूछा, अब की बार धात्विक खनिजों के बारे में प्रश्न बन सकता है। इसके बाद थर्ड हम बात करते हैं भी प्लैंक्टन क्या है। देखिए प्लैंक्टन बेसिकली सूक्ष्म दर्शी शैवाल या पादप है जो क्या है समुद्र के अंदर यानी समुद्री धाराओं के साथ प्रवाहित होता है। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां समुद्र है वहां पर ये पाया जाता है। शैवाल है या प्लैंक्टन है बेसिकली हरे रंग का होता है, सूर्य की उपस्थिति अपनी वृद्धि करता है और समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीव है, चाहे वो मछली हो या परवाल जीव हो, उनका मुख्य भोजन है। तो इस प्रकार प्लैंक्टन सूक्ष्मदर्शी शैवाल या पादप है जो समुद्र के अंदर मुख्य रूप से क्या है यानी उष्णकटिबंधीय समुद्रों के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो समुद्री जीव हैं उनका आहार मुख्य रूप से ये शैवाल है, जिसमें हम मछलियों को काउंट कर सकते हैं। परवाल जीव के मुख्य भोजन है बेसिकली प्लैंक्टन, वनस्पति है, एक प्रकार का पादप है या एक छोटा जीव शैवाल तुल्य यानी पादप है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है और समुद्र में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी जीव उनका मुख्य भोजन है। तो जैसे परवाल या हमारे जो मछलियों का मुख्य भोजन है वो पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली पोर्टजोन क्या है। भाई पोर्टजोन एक प्रकार की क्या है मृदा है और ये मृदा उन क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है जो उच्च अक्षांशों के अंदर पहली बात तो, दूसरा यानी जहां शंकुधारी वनों की सांद्रता जिस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है तो वनस्पति जीवाश्म अवशेष उस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऐसी जो मृदा होती है उसको बेसिकली पोर्टजोन मृदा के नाम से जानी जाती है। इसमें निक्षालन की क्रिया प्रमुख रूप से ज्यादा होती है और क्यूकण की क्रिया ज्यादा होती है। जीवाश्म की पदार्थ की मात्रा यानी प्रमुख रूप से होती है। तो ये यानी ऑस्ट्रेलिया है या मुख्य रूप से यूरोपीय क्षेत्रों के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर यानी जहां वन संपदा संघन पाई जाती, ऊंचे सुखू यानी कोणधारी वन पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में विशेष रूप से ये पोर्टजोन मृदा प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब आता है भौम जल स्तर क्या है। भौम जल किसे कहते हैं यानी भौम जल का अर्थ है उस जल से होता है जो क्या है भूमि के नीचे विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं उन परतों की रिक्तियों यानी उन वहां जो गैप्स होते हैं, खालिस्तान होते हैं, खाली होते हैं, उस स्थान पर ये भौम जल स्तर है वो पाया जाता है। और ये भौम जल स्तर यानी वर्षा होती है, विभिन्न प्रकार के जो बाह्य सोर्स है उनमें रिस रिस कर भूमि में जाता है और पृथ्वी के अंदर यानी संतुलन का कार्य करता है। और हमारे जो भूमि के अंदर हम कुओं, नलकूपों, ट्यूबवेलों के माध्यम से, झरनों के माध्यम से इसको प्राप्त करते हैं। तो भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार की जो परतें स्तर पाए जाते हैं उनमें जो गैप्स होते हैं उन क्षेत्रों में जो पाया जाने वाला जल है वो भौम जल कहलाता है। ये भौम जल हम कुओं हैं, नलकूपों हैं, नलों हैं या विभिन्न प्रकार के स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं
भी बेसिकली इसके अंदर डेसिमल क्या है, तो डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल सीधी सी बात है, जो हमारी ध्वनि है या शोर की जो तीव्रता को मापने की जो एक इकाई है बेसिकली उसको डेसिमल कहा जाता है। शॉर्ट में इसको डीबी कहा जाता है। यूएनओ ने कहा है कि जो 45 डेसिमल है उससे यदि अधिक यदि ध्वनि है तो वो प्रदूषण की श्रेणी में आती है। और वैसे देखें तो सामान्य जनरली यानी 70 से 75 डेसिमल से अधिक जो ध्वनि है जो मनुष्य के लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है, बहरापन है जैसी कई प्रकार की मानसिक विकृतियां उत्पन्न कर देती है, तो वो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई बेसिकली क्या कहलाती है, डेसिबल, या जिसको शॉर्ट में डीबी के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं कि ये जल वर्षा के साथ क्या है, यानी विभिन्न प्रकार की गैसों से निकला हुआ जो अम्लीय पदार्थ है वो धरातल पर गिरने से, यानी जो वर्षा के साथ जब नीचे आता है और उससे जो यानी वर्षा होती है वो जो अम्लीय वर्षा होती है, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पादप पर नकारात्मक प्रभाव उसका देखने को मिलता है। जैसे यूरोपीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की हैलोजन गैसें छोड़ी जाती है, जिसमें अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से दो गैसें जिम्मेवार होती है। एक तो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा यदि हम देखें नाइट्रस ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है और वो वर्षा का जल के साथ घुलकर यानी पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के हमारे प्राकृतिक सोर्स है, झीलें हैं, नदियां हैं, या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, या पेड़ पौधों की पत्तियां उसमें पीली पड़ जाती है, उसमें वृद्धि रुक जाती है। तो इस अम्लीय वर्षा का नकारात्मक प्रभाव न केवल जीव जंतु वनस्पति पादप बल्कि मनुष्य, बल्कि जो यानी हमारा संगमरमर से जो निर्मित इमारतें हैं उन इमारतों पर भी इस अम्लीय वर्षा की वजह से यानी दाग पड़ जाते हैं, चीठे पड़ जाते हैं। जैसे हमारा ताजमहल है, उस ताजमहल के अंदर आगरा के आसपास वाले क्षेत्रों में जो औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला SO2 और NO2 जो गैसें हैं, और उसकी वजह से वहां पर कुछ जो हमारे 7 आश्चर्यों में से एक है उसके अंदर धीरे धीरे उस क्षेत्र के अंदर यानी दाग पड़ने लग गए, उसकी सुंदरता धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस प्रकार यानी अम्लीय वर्षा बेसिकली वर्षा के जल के साथ विभिन्न प्रकार की गैसें, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस के मिलने के कारण यानी जो वर्षा के जल के साथ नीचे प्रवाहित होता है वो ऐसी जो यानी सल्फ्यूरिक वर्षा होती है उसको अम्लीय वर्षा कहती है। विश्व में सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा विश्व के अंदर इस क्षेत्र के अंदर देखें तो यूरोप में प्रमुख रूप से अम्लीय वर्षा सर्वाधिक होती है। इसके अलावा अमेरिका यानी ग्रेट लेक्स हैं वो अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है, जिसमें हमारा जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, झीलें हैं, नदियां का पारिस्थितिक तंत्र धीरे धीरे इसकी वजह से नष्ट होता जा रहा है। तो ये होगी बेसिकली अम्लीय वर्षा। अब हम बात करते हैं निक्षालन क्या है, या इसको कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग बेसिकली है क्या, तो लीचिंग के अंदर देखना चाहिए तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में क्या होता है, विघटन होता है, और जो घुलनशील अपघटक होते हैं वो पानी में घुलते जाते हैं और घुलने के बाद जल के साथ भूमि में रिसकर या दूसरी जगह पर क्या हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, और जिसके कारण मिट्टी के जो निचले स्तरों में चले जाते हैं, ऊपर मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन क्षमता है बेसिकली कम हो जाती है, और इसके कारण मृदा अपरदन, मृदा के अनुर्वरक होने, बंजर होने की समस्या मुख्य रूप से इस निक्षालन की क्रिया से प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। भारत में दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है वहां जो वन संपदा का विनाश हुआ उसके कारण ये निक्षालन की क्रिया प्रमुख रूप से क्या है, जो लेटराइट मिट्टी है उस वो निक्षालन की क्रिया के कारण प्रमुख रूप से क्या है, निर्माण हुआ है। तो निक्षालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी में क्या होता है, विघटन होता है, अपघटन की क्रिया होती है। घुलनशील जो अपघटक होते हैं वो उसके साथ घुल जाते हैं और कुछ तो रिश्ते हुए भूमि के अंदर यानी भूमि की निचली परतों में चले जाते हैं और कुछ प्रवाहित होकर नीचे चले जाते हैं, जैसे मिट्टी अनुर्वरक, बंजर, ऊसर
जैसी कई समस्याओं से ग्रसित हो जाती है। जो ये घटनाएं होती है बेसिकली नेत्रक्षालन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार नेत्रक्षालन देखा। अब हम देखते हैं अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कृषि घनत्व क्या है? तो देखिए कृषि योग्य भूमि के अंदर क्या है, जो प्रति इकाई जो किसानों की जो संख्या होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि प्रति इकाई में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व में कुल कृषि योग्य यानी कुल कृषि जनसंख्या, उसमें निवासी क्षेत्र कृषि यानी कितने यानी कृषक हैं और कृषि योग्य भूमि के अनुपात को मुख्य रूप से क्या है, कृषि घनत्व परिभाषित करता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है कृषि घनत्व में डेंसिटी की मात्रा प्रमुख रूप से क्या है, वृद्धि हो रही है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व के अंदर कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, जो कृषि करने योग्य जो क्षेत्र है उसका जो अनुपात है बेसिकली वो कृषि जनसंख्या घनत्व के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, आता है। अब हम देखते हैं रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक क्या है, जो संकटापन्न जो जीव हैं, जो प्रजातियां हैं, चाहे वो पौधों की हो, पेड़ पौधों की हो, वनस्पति हो या जीव जंतुओं की हो, प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन जिस बुक में किया जाता है वो बुक है रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक के अंदर जो संकटापन्न जो प्रजातियां हैं, जो विलुप्ति के कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है, उनको रिकॉर्ड रखा जाता रेड डाटा बुक के अंदर। और सर्वप्रथम रेड डाटा बुक के अंदर 1963 के अंदर यानी इसके अंदर सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था प्रकाशन इसका। इसके बाद प्रतिवर्ष यानी इसके अंदर जो संकटापन या संकट हो चुके हैं उन प्रजातियों का रिकॉर्ड किया जाता है। अपने आसपास में भी कई ऐसे जीव हैं जो संकटापन की स्थिति के दौर से गुजरे हैं। तो हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि उन जो जीव हैं उनका हम संरक्षण करें। संरक्षण कैसे, यानी वनावरण को बढ़ाकर उनके प्राकृतिक आवास पे अतिक्रमण को रोककर हम ऐसा कार्य प्रमुख रूप से क्या है, कर सकते हैं। इस प्रकार जो रेड डाटा बुक है, जो संकटापन्न जीवधारी की जो विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियां हैं, चाहे पौधों की है, चाहे जीव जंतु वनस्पति की है, उन प्रजातियों को यानी संग्रहित कर लिया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक का सर्वप्रथम प्रकाशन 1963 में हुआ। उसके बाद प्रतिवर्ष संकटापन्न या विलुप्ति हो चुके प्रजातियों का संग्रहण इस बुक के अंदर उसका रिकॉर्ड है वो प्रमुख रूप से रखा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल के अंदर इन प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। तो देखिए ये जो टॉपिक है, जैसे यानी हम अम्लीय वर्षा है, डेसिमल है, नेत्रक्षालन है या रेड डाटा बुक, कृषि घनत्व, ये बेसिकली जो प्रश्न आ जाते हैं ये एमए प्री के अंदर भी आ जाते हैं। तो एमए परिवेश के विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो काफी सहायक रहने वाला है। तो इस प्रकार हमने आज बीए पार्ट फर्स्ट के साथ एमए परिवेश के अंदर जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 2016 का जो पेपर में जो पार्ट ए के जो 10 प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में कभी हम अगले जो यानी आने वाले एग्जाम है उन पेपरों को सोल्व करेंगे ताकि एग्जाम में हमारे लिए सहायक रहें। इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।